तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एनटीपीसी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न को और इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। यानी कि दोस्तों प्रत्येक दिन हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न देखेंगे, जिसका बेनिफिट आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जिसमें कि ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ दोनों लेवल वालों के लिए और साथ साथ में आपका ग्रुप डी वालों को भी मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग एनटीपीसी के साथ में कुछ प्रश्न ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करेंगे ताकि सारे का बेनिफिट एक साथ में मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको पता होगा कि एनटीपीसी में 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहला CBT 1 और दूसरा CBT 2। हालांकि ग्रुप डी में आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन एनटीपीसी को हम लोग फोकस करेंगे तो साथ में हमारा ग्रुप डी का भी होते चला जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुप डी के प्रश्नों को नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें साथ में हम लोग ग्रुप डी के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों के मिक्स प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्रुप डी में ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न बहुत लो लेवल का आता है, आपको प्रश्न देखने के बाद अंदाजा पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके पैटर्न के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि एनटीपीसी का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए इसमें आपका जो वो मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, पहला सब्जेक्ट आपका मैथ होगा, दूसरा इसमें रीजनिंग से भी पूछा जाता है। ठीक है, ये रीजनिंग हो गया, और एक जीके जीएस। ठीक है, तो टोटल जो 3 सब्जेक्ट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CBT 1 और CBT 2 2 एग्जाम होगा, तो क्या दोनों में समान प्रश्न आएंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों में प्रश्न की संख्या अलग अलग होगी। जैसे कि अगर हम लोग ये पहला यहाँ पे बात करते हैं, ये CBT 1 है। ठीक है, और दूसरा बात कर लेते हैं तो ये CBT 2 है। यानी कि ये पहला एग्ज़ाम होगा, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप इसे एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न कितना पूछा जाएगा। तो देखिए मैथ में आपका जो है CBT 1 में वो 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग का भी इसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा, और जीके जीएस का 40 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये CBT 1 का है। इसके बाद अगर हम लोग CBT 2 को देखते हैं तो CBT 2 में जो मैथ का यही प्रश्न 35 हो जाएगा, यानी कि मैथ्स के 35 प्रश्न, और रीजनिंग के भी 35 प्रश्न पूछा जाएगा, और जीके जीएस से यहाँ पे 50 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब टोटल प्रश्न हम लोग देखते हैं तो CBT 1 में 30 30 60 और 40 कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। यानी कि CBT 1 में टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, और CBT 2 में 35 35 70 और 50 ये 120। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि CBT 1 में 100 प्रश्न और CBT 2 में यहाँ पे 120 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको तैयारी इस लेवल का करना है कि यहाँ का 30 प्रश्न और यहाँ के 35 प्रश्न सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। बाकी जीएस में आप ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आप इसमें फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग का ये गारंटी होता है कि आप दोनों में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस लेवल पर तैयारी करना है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुआ है। ठीक है, तो इसी को लेकर के कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको तैयारी इस लेवल का रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसमें आपको मैथ्स के CBT 1 के लिए 30 प्रश्न और CBT 2 के लिए 35 प्रश्न, इन सारे को रेडी करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग एग्जाम के पैटर्न को देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको 2 वीडियो मिलेगा। तो पहला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो जिस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, हम लोग वैसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, और एक प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर हो सकता है शायद उसी पे प्रश्न पूछे, तो आप वैसे प्रश्नों को भी कर सकते हैं और इनसे नए नए रिलेटेड प्रश्नों को भी सॉल्व करें, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिले, आप वहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस प्रश्न को, यानी कि पिछले साल प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो उसी को देख करके आपको एक अंदाजा लग जाएगा, और आप खुद ब खुद को देख सकते हैं कि आप इसमें कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते और या फिर नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि 160.342 माइनस 32.124। ठीक है, यानी कि इतना में ये माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए आप इसमें एक बेसिक तरीका से और एक स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना चाहते हैं। एक तो आपके पास आएगा कि इस पूरे डिजिट में इस पूरे नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस करने में आपको जो भी समय लगे, यानी कि 1 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगे, वो समय उसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से करने पे। लेकिन हम आपको यदि कहते हैं कि इसमें आप यदि स्मार्ट अप्रोच को यूज करेंगे तो आप सवाल का आंसर जो है मात्र सेकंड में दे सकते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे दे सकते हैं।
तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम प्रश्न को कितने कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा कि ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे क्या ऑप्शन के माध्यम से बन सकता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि सारे का जो इकाई अंक है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 2 है, 8 और यहाँ पे 7 है। तो बस हमारा आंसर आ गया। हमको केवल इतना ही देखना है कि सारे का जो इकाई अंक है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम मिल गया तब तो हमको माइनस करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि हमारे पास समय बचता है तो हम समय बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, अब इकाई अंक से हम लोग प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि पहला में जो है वो यहाँ पे इकाई अंक कितना, ये 2 है। ठीक है, और दूसरा का जिसको हम लोग माइनस करना है वो इसका इकाई अंक कितना, ये 4 है। ठीक है, अब चूंकि देखिए जब भी माइनस होगा तो माइनस तो इसी में होगा, यानी कि इस 2 में ही 4 को माइनस करेंगे। तो 2 में 4 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से एक ये ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इस 4 को हम लोग माइनस करेंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा, आगे का आंसर का तो हमको नहीं पता, इधर चाहे जो भी नंबर आया XX। ठीक है, लेकिन इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन का इकाई अंक मात्र एक ही ऑप्शन सी है, जिसका इकाई अंक 8 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 128.218, जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर है। तो देखिए प्रश्न को हम पूरे बताने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप प्रश्न को खुद सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न को सेकेंडों में कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग समझते हैं कि जो 50 पैसा है, ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे 9 है। ठीक है, उसी तरह से 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या कितना है, 5 है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 है, और कुल धनराशि जो है वो कितना है, तो 317.5 है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो 50 पैसा है इसके सिक्कों की संख्या कितना है, तो अनुपात में 9 है। ठीक है, तो इसे 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4.5। ठीक है, यानी कि ये इतना रुपया आ गया। हम लोग टोटल रुपया को लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 25 पैसे के सिक्का को देखेंगे तो इसका संख्या कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 है। इसके साथ में गुना करेंगे तो 25×5 = 125 है, यानी कि 1.25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 10 पैसे के सिक्का की संख्या 6 है, इसके साथ में गुना करेंगे तो ये 60 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल रुपया को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पे कितना आ गया, यहाँ से ये 5 आ गया, और 6 × 5 = 11, 12 13, यहाँ पे 13 का ये 3 आ गया, 1 बचा, उसके बाद 4 1 5 और 1 6, यानी कि 6.35 आ गया। ठीक है, अब इसी का जो वैल्यू है वो हमारा 317.5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो 317.5 है इसी का वैल्यू कितना है, ये 6.35 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ले जाने में हो सकता है कि हमें दिक्कत हो। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को हटा लेंगे, यहाँ पे 2 0 आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ गया, इस 0 से ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसे देखेंगे कि हमारे पास कितना आ गया है, तो आ गया है 3175, यानी कि 3175, और भाग करेंगे 635 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 635 से हम लोग 5 बार में करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 से 5 बार में गुना करेंगे तो 6 × 25 = 3000, और 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175 आ जाएगा, यानी कि 3175। तो ये पूरा 5 बार में कट गया। ठीक है, उसके बाद 0 बचा, वहाँ पे 0 लिख दें, यानी कि 50 हो गया। अब हमारा वैल्यू कितना आ गया, 50। तो हमसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्का की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 है। ठीक है, तो इसी 50 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250, यानी कि जो 25 पैसे के सिक्के उसकी टोटल संख्या कितना है, 250, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, 250। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि यदि x = 3 + √5 और y = 3 - √5 है तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से x² + y² का मान ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि x बराबर कितना है, 3 + √5 है। ठीक है, आगे हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये x²। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर a² कितना होता है, ये 9 हो जाएगा, a² प्लस में b² करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और आगे करेंगे तो 2ab। ठीक है, यानी कि प्लस में 2ab, तो प्लस तो 2 से गुना करेंगे तो ये 6√5 आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये y², तो यहाँ पे y बराबर 3 - √5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y² बराबर आ जाएगा a², तो a² कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में b², तो -5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे करेंगे तो माइनस का 2ab, तो -3 दूना 6√5। आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि
यहाँ से एक दोनों से ये कट गया, ठीक है। यानी कि प्लस का 6√5 और माइनस का 6√5 ये कट गया। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 9 5 14 और यहाँ से करेंगे तो 9 5 14 यानी कि 14 दूना 28, तो को जोड़ेंगे तो 28, ठीक है। जो हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 28, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन 20 का ये सही आंसर है। तो ये जो सारे प्रश्न है वो एनटीपीसी में पूछे गए ही प्रश्न है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे, क्योंकि मैं प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही लाया हूँ, ठीक है। तो आप कितने प्रश्नों को और कितने कम समय में कर सकते थे आप कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ से देख सकते हैं कि ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। इसमें पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला कि नरेंद्र एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। यानी कि नरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है और एक अमित नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। नरेंद्र किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, आगे हम लोग लिखेंगे अमित सेम काम को जो 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तब बोला कि दोनों यदि एक साथ मिलकर के काम करेगा तो काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके बाद टोटल काम हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये टोटल वर्क कितना आ गया 60, यानी कि काम टोटल 60 है। इसके बाद हम लोग इसका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता निकालेंगे। तो नरेंद्र का जो दक्षता है वो 60 को 10 से भाग देंगे तो ये 6 आ गया, और अमित का 60 को भाग देंगे 12 से तो ये 5 आ गया, ठीक है। यानी कि टोटल कितना आ गया 6 और 5 ये 11 आ गया। तब बोला कि दोनों मिल करके एक साथ में काम करेगा, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ से 60 आ गया, दोनों मिल करके काम करेगा तो 6 और 5 ये 11 काम करेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 5 55, 5/11, यानी कि 5×5/11 दिन का समय लगेगा दोनों यदि एक साथ मिलकर के काम को करेगा तो, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 5×5/11 और ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए आप लोगों को लग रहा हो कि हम प्रश्न फास्ट बता रहे हैं, तो फास्ट बताने के पीछे रीजन है कि हम लोग बस इसमें रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रीवियस प्रश्न को चूंकि देख रहे हैं और कैसे कम समय में कर सकते हैं हम लोग उसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न को यदि हम लोग धीरे धीरे करते रहें तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमको थोड़ा जल्दी बताना पड़ जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित को हल कीजिए 1498 गुना 1498। अब एक तो इसमें भी आप एक अप्रोच लगा सकते हैं कि 1498 को 1498 किससे गुना कर सकते हैं, ठीक है। गुना करने के बाद टोटल जोड़ देंगे, तब देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। उसके बाद इसमें आप एक और नया अप्रोच लगा सकते हैं, वो है कि जैसे कि 1498 है तो हम क्या इसे 1500 - 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यानी 1500 - 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि 1500 - 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1498 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे चलिए स्क्वायर करते हैं कि 1500 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 का 225 होता है, 4 0 तो 3 और एक ये 4 0 हो गया, ठीक है। उसका बोला है कि ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो क्या बोला कि प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर को यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस ये 4 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस 4 को जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 22 5 और इसके बाद में 3 0, ठीक है। और यहाँ पे एक ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और माइनस में 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 यहाँ पे कितना जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 को 15 से गुना करेंगे तो 60, यानी कि ये 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 6000 को माइनस भी कर देंगे, तब देखेंगे कि अब हमारा आंसर कितना आता है, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए टोटल ना लिख करके हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इस जो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज़ किए हैं, आप चाहे तो पूरी तरह से बना करके खुद से देख सकते हैं। यहाँ माइनस करेंगे तो ये 4 का 4 आ जाएगा, 2 0, यहाँ पे ये 0 आ गया। यहाँ से आगे देखेंगे तो ये एक ले लेंगे, ठीक है। तो 10 में 6 गया तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 4 बचा, 2 2, यानी कि 22 44 0 0 4। तो 22 44 0 0 4 ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि प्रश्न को हम लोग कितने कम शॉर्ट में सॉल्व करके इसका आंसर ले आए। बाकी आप इसको अगर बेसिक तरीक़ा से करते 1498 गुना 1498 तो उसमें आपके इसके अपेक्षा समय ज़्यादा लगता। तो एग्ज़ाम में चूँकि समय बचाना होता है, ठीक है, तो समय बचाने को लेकर के ही हम लोग ऐसे ऐसे तरीक़ों का यूज़ करते हैं। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है छठा प्रश्न है, इसमें भी पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि 2 वर्गों का परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यानी कि कोई 2 वर्ग है, ठीक है, मान लेते हैं पहला ए है दूसरा बी है। अब इसमें क्या बोला है कि 2 वर्गों का परिमाप, तो परिमाप आपको पता होगा कि
वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो अगर हमको एक साइड भुजा निकालना रहे तो परिमाप बटा 4 हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 4 इंटू ए होता है, तो ये टोटल हमारा भुजा आ जाता है, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा ये परिमाप, ठीक है, यानी पेरीमीटर। तो यदि हम लोग को भुजा निकालना रहा तो ये पी बटा में 4 हो जाएगा, यानी परिमाप बटा में 4। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही करेंगे कि पहला का जो है वो परिमाप 48 है, से 4 से भाग देंगे तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो इसका एक भुजा कितना आ गया 12, और इसी तरह से दूसरा का देखेंगे 60 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये 15 आ गया, ठीक है। यानी कि जो है वर्ग ए का भुजा 12 है और वर्ग बी का भुजा 15 है। अब बोला कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, यानी कि इन दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 225, ठीक है। इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 1, यहाँ पे फिर 12 में 4 जाएगा तो 8, 1 में 1 गया 0, यानी कि 81 आ गया, ठीक है। ये क्षेत्रफल कितना आ गया 81, इसका रूट लगा देंगे तो भुजा आ जाएगा 9। तब बोला है कि तीसरे वर्ग का जो है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि 4 गुना भुजा, तो 4 गुना में 9 कर देंगे, यानी 9 चौक 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो तीसरा चतुर्भुज है यानी कि तीसरा जो वर्ग है उसका परिमाप कितना निकल गया 36 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन 20 का ये सही आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न को हम लोग कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं मैटर ये करता है, इसलिए प्रश्नों को हम लोग कम समय में सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप लोग को इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है, प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करें। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7वां प्रश्न है। इसमें बोला है कि 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है, गलती कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है कितना है 0.002, ठीक है। तो हम लोग को देखिए प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग यदि इसे भिन्न में तोड़ दें या फिर डेसिमल यानी कि दशमलव हटा दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसमें दशमलव हटाने के बाद हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 1000 आ गया, ठीक है। अब 1000 को यहाँ से ये काट देंगे तो कितना आ गया ये 1/500 आ गया। दूसरा हम लोग देखते हैं तो दूसरा में कितना है कि 0.12 है, ठीक है, 12 है। इसमें भी हम लोग दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 आ गया। अब हम लोग देखिए चूँकि ईजी होगा दोनों का यदि बेस सेम रहता है, ठीक है, तो इससे हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60/500, कितना आ गया 60/500। अब आगे हम लोग से प्रतिशत पूछा है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत हैं। तो ये जो 1/500 है इसे हम लोग भाग कर देंगे 60/500 से, तो भाग कर देंगे, ठीक है, भाग गुना बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है, गुना में 500 बटा ये 60 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए इसे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 500 से ये कट जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना बड़ा कट जाएगा 20 × 60 और 20 × 25 100, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया ये 5/3%, ठीक है। ऊपर 5 नीचे 3 है, यानी कि 5/3%, जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन पहला इसका ये सही आंसर हो जाएगा 5/3%, ठीक है। तो इस प्रश्न को यदि आप दशमलव नहीं हटाते तो फिर वैसे प्रश्न में दिक्कत हो सकता था, इसलिए हम लोग दशमलव हटा दिए ताकि प्रश्न ईजी हो जाए, उसे हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकें। और उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये 8वां प्रश्न है, ठीक है। यह प्रश्न हमने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, जिसमें से कुछ लोगों ने उसका आंसर दिया, कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया, ठीक है। और यह जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इस प्रश्न को आप मार्क कर लेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यह 8वां प्रश्न, इसमें बोला है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 38,500 लीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए प्रश्न में दिया क्या है और पूछा क्या है, हमसे दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है, ठीक है। तो देखिए किसी भी टंकी की जो धारिता वो होती है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है, जनरली यही पढ़ते हैं। लेकिन इसको क्या है कि लीटर में दे दिया है, ठीक है। तो लीटर में दे दिया और हमसे पूछा है इसका जो व्यास है, यानी कि व्यास हमसे मीटर में पूछा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग यूनिट आ गया कि लीटर में दिया है और मीटर में पूछा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो 38,500 दिया है ये लीटर में दिया है, तो इसे हम लोग को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर क्यूब के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसे 1000 से कर देना होगा, ठीक है, तभी इसे हम लोग मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। तो 2 जीरो से ये खत्म, 2 जीरो खत्म, और यहाँ पे इस 1 जीरो के बदले में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया ये 38.5 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद आगे बोला कि इसकी ऊंचाई जो हो 4 मीटर है, ठीक है, और इसका आधार का व्यास, तो देखिए
आर बराबर जो है वो डी बटा में 2 होता है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है। तो आगे से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेलन का आयतन आप लोगों को पता होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग लिखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ, ये 38.5 ये दिया है, ठीक है। पेन थोड़ा दिक्कत चल रहा है, आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पाई का वैल्यू जो 22/7 है, तो हम लोग यहाँ से 22/7 लिख देंगे। आर की जगह में हम लोग यहाँ पे d/2 लिख सकते हैं, तो d/2 स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग इसे 2 बार में गुना कर देंगे और h का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है। बराबर में कितना है, तो ये 38.5 दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 से कट गया। फिर चलिए इसे आगे हम लोग 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 7 बचे 35 का ये 5 हो जाएगा, 0.3 बचा, फिर 7 अरे 56, 56 और 3 ये 59 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 5 बचा, 7 या 21, 21 और 5 ये 26 हो गया, ठीक है, यानी कि ये 269 पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग इसे 22 से काटते हैं, ठीक है। तो कितना बार में कट जाएगा, ये 22 एकम 22 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा 9 यानी कि 49, 22 दूना 44, ठीक है। फिर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे फिर 5 बचा, 22 दूना 44 और यहाँ पे ये लास्ट में 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, 12.25, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, तो ये भी डी स्क्वायर का, यानी कि डी गुना में डी है, ठीक है। तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। इसमें यदि हम लोग रूट लगा देंगे तो ये 1225 चूँकि किसका होता है, तो ये 35 का होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्या के बाद डेसिमल है, तो इसमें हम लोग 3.5 कर देंगे, यानी कि जो डी का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 मीटर। तो कितने लोगों को समझ में आ गया आप जरूर बताएंगे, और ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि 9वां प्रश्न इसमें बोला है कि 17.5, 42 और 14 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कई सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा उसे हम लोग देखेंगे। अब कई लोगों का इसमें जो आंसर 7 भी आ सकता है, कैसे, अब बोलेंगे कि 7 से ही तो 17.5 भी कट जा रहा है, 42 भी कट जा रहा है, 14 भी कट जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन तो क्या इसका आंसर 7 होगा, आगे हम लोग चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि ये जो 17.5 है, ठीक है, 17.5 और यहाँ पे फिर 42 है और यहाँ पे ये 14 है, ठीक है। तो ऊपर से देखिए यहाँ पे 10 हम लोग हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे सारे में 10 बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट जो आपको ऐसी तरह के आगे के प्रश्नों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 बैठाएंगे तो नीचे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो ये नीचे भी 10 हो जाएगा। हमसे बोला कि इसका HCF याद करें, तो ऊपर का हम लोग HCF लेंगे और नीचे का LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है, तभी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। केवल ऊपर वाले का HCF निकालेंगे तो वैसे में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बटा वाला यानी कि फ्रैक्शन में आता है उसमें यदि LCM पूछता है तो ऊपर वाले संख्या का LCM और नीचे का HCF, और यदि HCF पूछे तो ऊपर वाले का HCF और नीचे का LCM निकालेंगे, तभी हम लोग प्रश्न को सही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखेंगे कि ऊपर का जो है HCF निकाले तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल करके भी देख सकते हैं, ये इसका HCF 7 आ गया और बटा में 10 का LCM कितना आ गया, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये 7/10 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7, यानी कि 0.7 आ गया, ठीक है, 0.7, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब कई सारे लोग इसमें ये ऑप्शन ए मारे होंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक होगा कि आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे और आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको इन सब छोटे छोटे बातों का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, यह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या बोला कि 759 प्लस 253 का स्क्वायर प्लस 759 माइनस 253 का स्क्वायर बटा में 759 गुना 759 प्लस में 253 गुना 253। तो देखिए आप इस प्रश्न को चाहे तो आप सेकेंडों में या तो फिर चाहे तो मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए 2 मिनट 4 मिनट भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इस प्रश्न को सेकंड में भी कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए इसमें आप एक तरीका तो कर सकते हैं कि 759 में 253 को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फिर से 759 में 253 को घटाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसको भाग करेंगे 759 को 759 से गुना करके और उसमें जोड़ेंगे 253 गुना 253, ठीक है। तो ये तो आप इसको सॉल्व करते रह जाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग स्मार्ट तरीका को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 759 है, ठीक है, तो 759 को हम लोग ए मान लेते हैं और आगे है 253, ठीक है, तो 253 को बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आगे देखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ऊपर का, ठीक है, और नीचे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर है।
तो आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, 2 गुना में आप यहाँ पे 759 का स्क्वायर प्लस में 253 का स्क्वायर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग डायरेक्ट a और b मान लिए तो हम लोग ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और नीचे में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल जाए कि कट जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, केवल और केवल 2 बच गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो कितना आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। और आपको यदि इस तरीके में कोई डाउट है तो आप प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका स्मार्ट अप्रोच है, इससे आप सेकंडों में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक, तो आप धीरे धीरे प्रश्न वीडियो को देखते रहेंगे तो एग्जाम तक काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने एनटीपीसी में आए हुए 10 अच्छे सवालों को देखें, जो कि सारे जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या कुछ नया सीखने को मिला आप हमें जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।